तो बेटा देखो, एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक हम पढ़ चुके थे स्मॉल जी के बारे में, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी अप्लाई होती है किसी भी बॉडी पे, वो जितना एस्लेशन प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम कहते हैं एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और अब इसका वेरिएशन पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है हाइट के साथ, है ना। सरफेस से जब हम h हाइट ऊपर चले जाते हैं तो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या चेंज आता है वो चीज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम देखो, ये हमारा अर्थ है ऑफ रेडियस r, कैपिटल आर ई, है ना। और यहाँ से सरफेस से h हाइट ऊपर, जिसको कि मैं सेंटर से स्मॉल r दूरी बता सकता हूँ, इतने ऊपर मुझे पता करना है कि जी डैश की वैल्यू क्या है ना। मतलब इस जी के कंपैरिजन वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है तो कितना % चेंज हो रहा है, ये चीज़ मुझे देखनी है, ठीक है। अब देखो, तो दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस देखेंगे। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है, अगेन इसकी वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच हाइट ऊपर, सरफेस से एच हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो उसको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो चेंज हो रहा होगा डेफिनेटली, और उसको जी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी एम, चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है ना, मास चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो सेंटर से उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। या फिर यही जो स्मॉल आर है बेटा, उसको मैं लिख सकता हूँ आर ई प्लस एच, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना कुछ नहीं, बस कंपेयर करना है दोनों वैल्यूज को। तो देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इससे हमें क्या मिला, देखो इक्वेशन सेकेंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ जी डैश, और नीचे आएगा जी इक्वल्स टू, इसका है जी एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और इधर में जो डिवाइड में आएगा जी की वैल्यू वो लिख देता हूँ, जी की वैल्यू है जी एम अपॉन, ये जो अपॉन में आर ई का स्क्वायर है उसे ऊपर पहुँचा दिया, आर ई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये जी एम से आपका जी एम कटा, और फाइनली जी डैश अपॉन जी, ये बना आपका आर ई का होल स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो जी डैश अपॉन जी का एक्सप्रेशन मेरे पास आया आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। या आर ई ना बोल तो सिंपल कैपिटल आर भी बोल सकते हैं। ये ई मैं रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आया एक्सप्रेशन। अब बेटा आपको ये एक्सप्रेशन देख के क्या समझ में आ रहा है कि हाइट के साथ जी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो कैसा चेंज है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताओ मेरे को ज़रा। तो आप अगर गौर करो तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जी डैश है और नीचे जी है ना। ये तो सरफेस पे है और ये हाइट पे है जी की वैल्यू, ठीक है। और राइट हैंड पे देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो भी छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस रेशियो में देखो, ये आर ई का स्क्वायर है और नीचे आर ई में कुछ ऐड होके फिर उसका स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, डिनोमिनेटर में कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, जी, जो सरफेस वाला है। इसका मतलब सरफेस वाला हाइट के मुकाबले बड़ा है, या इन अदर वर्ड्स में कह लूँ, हाइट के साथ जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आई इतनी बात बेटा, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड जो है उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा आएगा, है ना। ऊपर देखो आ रही है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, और 10 + 2 करके फिर स्क्वायर करूंगा तो ऊपर 10 का स्क्वायर है, नीचे 12 का स्क्वायर है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। तो अगर h2 होता, आर ई 10 होता, तो 10 का स्क्वायर और 10 + 2 12 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला रेशियो 1 से छोटा आता। तो इसका मतलब है जी डैश की वैल्यू जी के कंपैरिजन छोटा है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि जी डैश जो है वो लेस देन जी है। मतलब हाइट के साथ जाने पे जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है।
तो हमें पता चल गया कि हाइट का या ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट क्या पड़ता है जी पे। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो हम ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे। अच्छा, अब देखो आगे बेटा एक अप्रॉक्सीमेट हम एक और इसका टर्म आगे लगा सकते हैं। देखो बेटा, हम छोटे हाइट्स के लिए, जब मतलब हमारी हाइट की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, व्हेन h इज काफ़ी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब जब आपका जो हाइट है सरफेस से आप जितने ऊपर देखना चाह रहे हो जी की वैल्यू, वो हाइट यदि काफ़ी छोटा हो एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये करीब करीब होता है लगभग लगभग, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर का ऑर्डर बता रहा हूँ। ठीक है, 100 किलोमीटर से छोटी हाइट होनी चाहिए, तो उसको हम एक्चुअली इसके कंपैरिजन रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन बहुत छोटा मानते हैं, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, चलो तो 100 किलोमीटर तक का हम अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं कि ये काफ़ी छोटा होता है, तो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो ज़रा यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को दोबारा रिकॉल करो, जी डैश अपॉन जी, या इस जी डैश को मैं जी एच भी लिख सकता हूँ, एच का मतलब है जी एट एनी हाइट। ठीक है ना, तो उसको मैंने जी डैश लिख दिया, इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर, है ना। अब मैंने नीचे क्या करा बेटा, नीचे इधर देखो आर ई और प्लस एच है ना, इस ब्रैकेट से जबरदस्ती का आर ई कॉमन लिया मैंने, अभी देखो ज़रा। ठीक है, जब मैं बेटा इसमें से आर ई कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर लग के निकलेगा उसके बाहर। ठीक है ना, तो लिया आर ई कॉमन मैंने, और ब्रैकेट में स्क्वायर था पूरा टोटल में, तो इसमें भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, समझ में आती है यहाँ तक की बात। तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे तो बन जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा एच अपॉन आर ई, क्योंकि बेटा यहाँ पे आर ई था नहीं, मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया। ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप, एच के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई में आर ई और डिवाइडेड में आर कर दिया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड आर से कर दिया, जिसमें मल्टीप्लाई वाला आर तो बाहर चला गया कॉमन, डिवाइड वाला आर रह गया। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर, ये बात क्लियर होती है। तो देखो आर ई से आर ई कटा होल स्क्वायर से, और ये देखो मैं इस ब्रैकेट को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस एच अपॉन आर ई की होल पावर -2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू ये आई। ठीक है बेटा, अब देखो, अब एक थ्योरम होता है बाइनोमियल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग देखो अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। देखो पहले आपको अलग से समझा देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम जब भी आपका इस प्रकार का फॉर्म बने कि 1 प्लस ए, मान लो कोई भी एक नंबर है, 1 प्लस ए की पावर n हो, है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एक नंबर आपका 1 है और 1 के साथ कोई भी छोटा नंबर, ये a जो है ना, ये 1 से तो काफ़ी छोटा नंबर है। ठीक है ना, a इज़ वेरी 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 लेस देन 1। ठीक है बेटा, तो जब 1 के साथ कोई भी छोटा नंबर ऐड हो रहा हो और उसकी कोई भी पावर सॉल्व करनी है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी हायर पावर भी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है 1 प्लस एन ए। ठीक है ना, 1 प्लस एन ए, मतलब क्या हुआ, पावर आपका इस a से मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे के जो हायर टर्म्स और भी कुछ आते हैं बेटा, वो सारे इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये इससे मतलब नहीं है कि इसका एक्सपेंशन कितना बड़ा बनता है, आप फाइनली इतने से मतलब रखो कि अगर 1 के साथ कोई भी छोटा नंबर ऐड हो रहा है और उसका कोई भी पावर सॉल्व करना है आपको, तो आप उसको डायरेक्ट 1 प्लस ए की पावर n को लिख सकते हो 1 प्लस एन ए। ये कंडीशन तभी लगेगा जब ये a काफ़ी छोटा होगा 1 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, और a के साथ 1 ही होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्म बन रहा है हमारे पास, देखो 1 प्लस, और ये जो भी एक ये फ्रैक्शन सॉल्व होकर जो भी नंबर आएगा ये 1 से तो काफ़ी छोटा आएगा, क्योंकि h को मैंने काफ़ी छोटा माना हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन, नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। तो जब इसका इतने बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो बेटा आपको पता है ना 0.00000 बहुत छोटा नंबर आएगा, जो कि 1 से तो काफ़ी छोटा है। तो 1 प्लस इसे मान लो a की पावर n लगा रखा है, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या बनेगा, जी डैश अपॉन जी बना इक्वल्स टू 1, और पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये बना माइनस का 2h अपॉन आर ई। समझ में आया बेटा, जैसे मैंने पीछे समझाया था 1 प्लस ए की पावर n को हम लिखते हैं 1 प्लस एन ए, तो n को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्योंकि माइनस साइन के साथ था तो साइन चेंज हुआ, माइनस का 2h अपॉन आर ई बना। तो ये एक और एक्सप्रेशन बना हमारा हाइट के साथ g की वैल्यू में क्या चेंज होता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जनरल इक्वेशन तो आपके पास यही है, आपको हमेशा लगाना तो यही है। ये आप कब लगा सकते हो, जब आपको पता है कि आपका जो हाइट है, जिस हाइट पे आपको जी की वैल्यू चेक करना है, वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ,
और उसका मैंने ऑर्डर बता दिया 100 किलोमीटर से छोटा होना चाहिए, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये सब चल जाएगा। तो जब आपको पता है पहले से कि एच की वैल्यू काफ़ी छोटी है, 100 किलोमीटर से नीचे है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जी डैश की वैल्यू पता करने के लिए। और अदरवाइज आपको अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है या आइडिया है और वो बहुत बड़ा है 100 किलोमीटर से, तो आपको हमेशा हर बार यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ये केवल एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। ये मतलब कह लो जब स्पेशल केस आपका लग रहा होगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तभी आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो। अदरवाइज यही इक्वेशन जनरल केस में लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है हमें। तो चलो अब इस पे बेस्ड एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसने हमसे सवाल पूछा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface। इस वेरिएशन ऑफ g के ऊपर ऐसे सवाल बनते हैं, जनरली परसेंटेज वाइज में पूछता है वो। आप देखो, आपको समझ में आएगा। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस मतलब सरफेस से कितनी हाइट पे यदि हम जाए तो जो g की वैल्यू है, मतलब जो g डैश हमारा बनेगा वो रिड्यूस हो जाएगा 36% से। मतलब देखो ओरिजिनल वैल्यू उसकी यहाँ पे है सरफेस के ऊपर, जो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू में 36% का डिक्रीमेंट आ जाए, कितनी हाइट पे आएगा ऐसा, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि कितनी हाइट पे जाके जी डैश की वैल्यू आपका 64% ऑफ ओरिजिनल जी की वैल्यू रह जाए। बताओ, ऐसे बता सकता हूँ कि नहीं मैं? अरे भाई, मान लो आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैंने कहा कि आप मान लो कितनी बार कितने दिन होमवर्क ना करो कि आपके पेरेंट्स मजबूरी में आके आपके पॉकेट मनी को 25% से रिड्यूस कर दे, है ना। तो 25% से रिड्यूस कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फाइनल पॉकेट मनी आपकी कितनी बनी? 75%। जो इनिशियल पॉकेट मनी थी उसकी 75% रह गई है ना। तो 25% से घटी है, लेकिन 75% रह गई है। वैसे ये कह रहा है कि जी की वैल्यू कितनी हाइट पे जाके 36% रिड्यूस हो जाएगी, तो वहां पे रहेगी कितनी? 64% रह जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो देखो बेटा, हाइट पे एच हाइट ऊपर जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी डैश बराबर होता है, अभी हमें पीछे पता है। और बेटा कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं लगाना, अभी तो हमें पता भी नहीं है कि हाइट कितना है, किस ऑर्डर का है, बल्कि वो तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि ये वाला लगा दिया। ठीक है, ये तभी लगाएंगे जब हम श्योर होते हैं कि एच की वैल्यू हमें पता होती है और साथ साथ में ये भी दिखता है कि वो आर ई से काफ़ी छोटा है, मतलब 100 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश अपॉन जी बनेगा आपका आर ई का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर ई लगाऊं नहीं लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। चलो ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू हमें पहले से पता है, वो जी डैश बोल रहा है 64% ऑफ जी होना चाहिए। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, या फिर देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, जी डैश बराबर जी को उधर ले जाओ, जी टाइम्स आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, आर ई का स्क्वायर। बस जी को कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उधर ले गया, है ना। आई मीन जी डैश बना जी इक्व इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तो जी डैश इक्वल्स टू जी डैश की देखो वैल्यू हमें पहले से पता है, क्यों? जी डैश को इतना होना है 64% ऑफ ओरिजिनल जी, 64 अपॉन 100 कर दूँ, परसेंटेज हटा साइन इसका। अब देखो स्मॉल जी इक्वल्स टू जी इंटू आर ई का होल स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो 64% ऑफ जी हो गया। अब देखो जी से जी कटा, ठीक है ना, जी से जी कटा, तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन बना आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का। बेटा इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर था ऊपर भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे था 64 अपॉन 100। अब देखो हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि इसका स्क्वायर सॉल्व करें, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा फिर, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है, उसने एग्जामिनर ने हमें 64 अपॉन 100 बना के दिया है। 64 होता है बेटा 8 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इसको 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब देखो इससे क्या बनेगा, आर अपॉन आर प्लस एच, वही आर ई समझो इसको, आर प्लस एच इक्वल्स टू 8 अपॉन 10 बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बना 10 आर इक्वल्स टू 8 आर प्लस 8 एच। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 10 आर में 8 आर गया इधर, तो 2 आर बचा,
इक्वल्स टू 8h, है ना बेटा। अब देखो ये जो h है यही तो हमें निकालना है, इसी को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि वो किस हाइट पे जाके g की वैल्यू इतनी चेंज होनी है वो पूछ रहा है। तो h की वैल्यू को एक तरफ रखो, h इधर रखा और 2r/8 बना, 2 से ये 4 टाइम्स कटा तो r/4। मतलब अगर आप 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे पहुंच गए, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, लो इसको मैं वैल्यू भी निकाल के दे देता हूँ, 6400 किलोमीटर होता है अगर किलोमीटर्स में रखे तो, है ना। तो डिवाइड बाई 4, ओके, और डिवाइड करो बेटा कितना आया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 00, मतलब 1600 किलोमीटर ऊपर जाके जी की वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू से 36% कम हो जाएगा। बताओ समझ में आती है ये बात? देख रहे हो ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो इस तरीके से बेटा, और यहाँ पे कभी भी हम ये जो है इसका स्क्वायर वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसको होल के फॉर्म में रखना। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी नंबर बनेंगे आपके वो हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर रूट जरूर बन रहा होगा, ठीक है। इस बारे में आपको चेक करना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। अब डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है इसकी वैल्यू वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, इससे पहले कि डेप्थ का समझो उससे पहले एक और सवाल देख लो यही हाइट के साथ। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है सरफेस से हम जब 32 किलोमीटर की हाइट पे h बराबर 32 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचते हैं तो उस जगह ये जो जी की वैल्यू चेंज होकर जी डैश बनती है, तो आपको ये बताना है परसेंटेज चेंज कितना बनता है इसमें। अरे भाई परसेंटेज पे बाद में ध्यान दे लेंगे, पहले हमें चेंज तो पता चले कि जी डैश बन कितना रहा है। जी डैश बन जाएगा तो उसके बाद जी डैश का जी के साथ डिफरेंस लेके चेंज निकाल लेंगे, चेंज को डिवाइडेड बाई ओरिजिनल करके फ्रैक्शनल चेंज निकाल लेंगे, उसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, है ना। परसेंटेज तो बात की बात है, पहले आप जी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो कि जी डैश कितना बन रहा है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, देखो वो हाइट कितना ले रहा है 32 किलोमीटर। क्या ये हाइट 32 किलोमीटर जो है इसकी हाइट ये लेस देन 100 किलोमीटर है कि नहीं बेटा। तो हमारा वो वाला अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें, तो लगा देते। देखो बेटा वी नो, या पहले यहाँ पे लिख देते कि एज एच इज मच लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जी डैश अपॉन जी वो बनेगा 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है ना। ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब देखो जी डैश जो है वो क्या पूछ रहा है हमसे कि परसेंटेज चेंज बताओ, इतनी हाइट पे जाके कितना चेंज होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले हम जी डैश की वैल्यू निकालेंगे, बाद में चेंज की बात करेंगे। तो जी डैश की वैल्यू ओरिजिनल जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये बन रहा है कि नहीं। ये तो बस कुछ नहीं, अभी तक वैल्यू नहीं रखी मैंने, तो वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे। ओरिजिनल जी की वैल्यू 9.8 होता है, 1 माइनस 2 टाइम्स ये कितना है 32 किलोमीटर, तो डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाई 6400, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इतना है किलोमीटर। हमें क्या करना है यहाँ पे मीटर में रखना है, ठीक है, ऐसा यूनिट में रखेंगे हम। तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो अब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना 6400 जो है अर्थ का रेडियस वो किलोमीटर्स में होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और ऊपर भी हमारा h क्या है वो भी किलोमीटर में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो h हमारा ऑलरेडी किलोमीटर में, उसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, तो 10⁻³ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके बेटा, क्योंकि हमारी ये वाली हाइट भी हमने किलोमीटर में रखा हुआ है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता मीटर में रखा है आपने या किलोमीटर में रखा है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा चलो, तो 32 से ये कटा 2 टाइम्स 100 बना, और 2 से ये 100 टाइम्स कटा बेटा, ठीक है, 1/100, तो ये बना आपका 9.8 इंटू 1 माइनस 1/100। इतनी बात समझ में आती है बेटा। तो अब देखो इसका ये सॉल्व करो, ये बनेगा आपका, देखो यहाँ पे 100 माइनस 1 मतलब ऊपर बनेगा 99 और नीचे बना 100, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, 9.8 को भी क्यों सॉल्व करना, वो परसेंटेज लेंगे ना तो रेशो से रेशो कट जाएगा। तो इसको जी की वैल्यू के बराबर ही रखता हूँ, टाइम्स जी, ठीक है। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं करा इसकी वैल्यू रख के, तो ये बना 99/100 टाइम्स जी। क्या इतनी बात क्लियर होती है। तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास ये बनी, ठीक है। अब देखो, अब उसने पूछा गया था हमसे परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन दी वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू, पहले कितना होगा देखो, जी माइनस जी डैश, ये तो बना चेंज कि चेंज कितना आया, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल,
किस पे आया चेंज, इस ओरिजिनल वैल्यू पे आया, इंटू 100 कर दिया, तो दिस इज चेंज और दिस इज फ्रैक्शनल चेंज एंड इंटू 100 दिस इज परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। तो उसने हमसे परसेंटेज चेंज पूछा था, तो चेंज की वैल्यू रखो, देखो बेटा जी तो ओरिजिनल जी है माइनस जी डैश, देखो जी डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 99/100 टाइम्स जी के बराबर है ना, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जी इंटू 100। अब देखो फायदा हुआ कि नहीं, इधर फालतू में कैलकुलेशन करते हम जबकि इसकी नेसेसिटी नहीं थी, है ना। तो जी से जी कॉमन लो, नीचे जी से कट गया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये बना आपका 100 माइनस 99 इज 1/100 बना इस एलसीएम की वैल्यू, ठीक है। बाहर इंटू में 100 चल रहा था, 100 से 100 कटा तो बचा आंसर 1। इसका मतलब है जी की वैल्यू में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा बेटा, 1%। और आप देख रहे हो लगभग ना के बराबर है, 1%, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बेटा जो ये छोटे मोटे हाइट होते हैं लेस देन 100 किलोमीटर तक के, उतने हाइट पे जी की वैल्यू में कोई ज़्यादा खासा चेंज नहीं आता, इसीलिए हम इतना स्मॉल वाला जो अप्रॉक्सीमेशन है वो लेते हैं। इधर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो 32 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो वहाँ पे केवल जी की वैल्यू में कितना चेंज आता है बेटा, 1% का। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है। तो अब फाइनली हम देखते हैं विथ डेप्थ जी की वैल्यू में कैसे चेंज आता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो मैंने ये अर्थ बना रखा है आपका, ये हमारा अर्थ है। अब हम अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए, ठीक है। ये मान लो एम मास है कोई भी, डी डेप्थ नीचे है, तो देखो और ये तो आपका सेंटर से सरफेस तक का रेडियस ऑफ अर्थ होगा और ये डी डेप्थ नीचे है। हालांकि ये बताओ इस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा आर ई माइनस डी, ठीक है ना। ये समझ में आता है हमें। अच्छा, तो मैंने क्या करा बेटा, सबसे पहले जब भी आप डी डेप्थ नीचे आ जाते हो ना, तो आप पे जो ग्रेविटी अप्लाई करती है ना जितना मास, वो केवल इतना मास होता है। मतलब देखो आपका इफेक्टिव रेडियस अब कितना रह गया, ये, ठीक है। देखो सेंटर से अब आप कितनी दूरी पे हो, इतनी दूरी पे हो, जो कि है आर ई माइनस डी। आर ई माइनस डी दूरी पे हो ना, तो ये आपका इफेक्टिव रेडियस की तरह काम करेगा। और इस रेडियस के अंदर जितना मास है ना बेटा, वो मास अब आप पे ग्रेविटी अप्लाई करती है। देखा ये गया है, इसके बाहर वाला मास ग्रेविटी अप्लाई नहीं करती, उनका एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाता है। जितना ये यहाँ से खींच रहा होगा उतना ये इधर से खींच रहा होगा, ये उधर से खींच रहा होगा, ऐसे में ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्फेयर बना जिसका इफेक्टिव रेडियस क्या है, आर ई माइनस डी। लो लिख देता हूँ यहाँ पे आर माइनस डी, ये है इसका रेडियस, ठीक है बेटा। तो इतने रेडियस का हम पे स्फेयर बचा। अब वो स्फेयर इस मास पे कितना जी अप्लाई करती है ये हमें देखना है, ठीक है, डी डेप्थ नीचे। ओके बेटा, उससे पहले एक बात समझ लो, आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मास होता है, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ साथ में स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, और जो स्फेयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लो यही मास मैं किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए बोल रहा हूँ, तो वो आएगा मास इक्वल्स टू स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स उसका डेंसिटी, उस बॉडी की जो भी डेंसिटी होगी। ये होगी कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते बेटा, तो देखो विथ डेप्थ अब मुझे जी की वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो हमें पता है जी डैश बराबर होता है, जी डैश बराबर क्या होता है, जी एम, मतलब जी हो या जी डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी एम बाय आर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस इस समय कितना है, आर माइनस डी, तो लगा दो आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आया कि नहीं। और बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है एट सरफेस, एट सरफेस जो होती है वो तो होती है जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और एट डेप्थ, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एट डेप्थ, डी डेप्थ नीचे जी की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश बराबर जी एम बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये मान लो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन है। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, उसको फर्स्ट से डिवाइड किया, तो ये बना जी डैश अपॉन जी बराबर, और ये इक्वेशन सेकेंड है जी एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर इनटू अपॉन में ये क्या बना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बात क्लियर होती है बेटा। तो ये जी एम से जी एम कटा, है ना, इतनी बात क्लियर होती है, जी एम से जी एम कटा आपका।
अब देखो यहाँ तक तो खूब मक्खन तक आपका दिमाग चल रहा होगा, है ना, बट आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया जो मैंने जानबूझ के किया हुआ है, वो ये है कि अगर ये जी डैश आप निकाल रहे हो इतने डी डेप्थ नीचे के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया था डी डेप्थ नीचे केवल उस इफेक्टिव रेडियस का जो स्फेयर है वही ग्रेविटी अप्लाई करता है ना। तो बेटा इस स्फेयर का मास उतना थोड़ी ना होगा जितना ये कंप्लीट स्फेयर का मास होता है। तो यहाँ पे मुझे ये मास जो है अंदर वाले का मास रखना है, जिसको मैं बता रहा हूँ एम डैश। लेट मी टेल, सपोज कि ये मास जो है एम डैश के बराबर है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए एम डैश। इस हिसाब से बेटा ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा जी एम, ये तो स्मॉल जी की वैल्यू है ऊपर वाला, तो ये जी एम सही है, ये बनेगा जी एम डैश। ठीक है, तो जी से जी कट सकता है पर एम डैश से एम नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपका ये बनेगा एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम। इतनी बात क्लियर होती है। अरेंज करके इसको लिखो बेटा, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर लिख दिया और इंटू एम डैश अपॉन एम को इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो पूरे स्फेयर का जो मास है, अगर मैं मान लूँ अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो ये अर्थ की डेंसिटी है। ठीक है, अर्थ की डेंसिटी को यदि मैं रो बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट अर्थ जो होगा वो मतलब एम मास का अगर मैं निकालना चाहूँ वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा कंप्लीट अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब, और ये देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। कंप्लीट वाला रेडियस लोगे तो कंप्लीट अर्थ का मास मिलेगा इंटू रो। ठीक है, ये तो एम की वैल्यू मिल गई। इस हिसाब से एम डैश की वैल्यू क्या होगी, वो भी वी डैश इंटू रो। रो तो चेंज होगा नहीं भाई, डेंसिटी तो है ना चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो अब देखो वॉल्यूम जो छोटे वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा बेटा आर माइनस डी का क्यूब टाइम्स रो। हो जाएगा कि नहीं, आर माइनस डी। ये देखो इस छोटे वाले स्फेयर का रेडियस कितने के बराबर है, आर माइनस डी के बराबर है। तो ये बन गया 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। ठीक है ना, तो हमने एम की वैल्यू और एम डैश की वैल्यू रेडियस के टर्म में निकाल लिया। अब देखो इसको पुट करो यहाँ पे, तो ये बना आर का स्क्वायर आर माइनस डी का होल स्क्वायर टाइम्स एम डैश की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, और बेटा एम की वैल्यू रखेंगे ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है ना, अब देखो रो से रो कटा, 4/3 पाई कटा। ये एक बात और गौर करना, नीचे आर माइनस डी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इससे इसका क्यूब कटा, मतलब सिंपल आर माइनस डी रह गया एक, और ये आर स्क्वायर है, इससे इसका क्यूब कटा है 1 टाइम्स, है ना, मतलब एक सिंपल आर रह गया। तो फाइनली यहाँ पे रह गया आपका आर माइनस डी और नीचे रह गया आर। क्या ये बात हमें समझ में आती है? तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू हमारे पास आई आर माइनस डी अपॉन आर। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आर को दोनों तरफ सेपरेट करो, एलसीएम सेपरेट करो इनका, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है इतनी बात। तो फाइनली जी डैश हमारे पास आया जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर। चाहे इस फॉर्म में देख लो या चाहे जी अपॉन में हो तब भी एक ही बात है। ठीक है ना, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये बना हमारा डेप्थ के साथ, और क्लियरली बेटा डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, वो साफ दिख रहा है। देखो अगर मैं जी को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं मैं, तो ये क्या बनेगा अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो जी माइनस डी जी अपॉन आर बनेगा कि नहीं। तो मतलब ओरिजिनल जी में से कुछ देखो डिक्रीज होके जो मिल रहा है ना, उसको मैं जी डैश बोल रहा हूं, है ना। जी डैश मतलब जी में से कुछ माइनस होके मिल रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये मैं समझ सकता हूं कि जी डैश डेफिनेटली लेस देन जी है। तो यहां पे जी डैश डेफिनेटली लेस देन जी है, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस विथ डेप्थ, डिक्रीजेस विथ डेप्थ। और यही हाल किसके साथ था बेटा, हाइट के साथ। हाइट के साथ भी वो डिक्रीज करता था। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा, है ना, यहाँ तक हमें क्लियर है। तो चलो अब इसके ऊपर एक सवाल देखेंगे हम। ठीक है, हमने ये डेरिवेशन देख लिया। तो जो डेप्थ वाला कंसेप्ट था ना, उसमें हमें इनका मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मूले में तोड़ना है, क्योंकि मास बेटा डिफरेंट हो जाता है ना। और ऐसे में चाहे मैं मास इधर का लिखूं या इधर का, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो है डेंसिटी। चाहे बाहर डेंसिटी किसी पॉइंट की वैल्यू होती है बेटा, हर पॉइंट में मास पर यूनिट वॉल्यूम वो डेंसिटी होता है ना। तो दोनों में डेंसिटी कॉमन है, इसीलिए उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मूले में खोल लिया, ताकि कॉमन चीजें कट जाए और अनकॉमन चीजें रह जाए। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा फाइनली जी डैश की वैल्यू निकली, जो कि है 1 माइनस डी अपॉन आर। अच्छा बाय द वे,
ये लगभग उस वाले एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है जो कि हाइट का अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें मैंने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं माना है, तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है ना। उधर क्या था, जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था। और जब हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो जी डैश बराबर जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये बना था अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। तो उसी का केवल अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसका कोई अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हर डेप्थ के लिए वैलिड है, एक ही फॉर्मूला है इसका। ये बात समझ में आती है हमें, ठीक है। अब हम देखते बेटा न्यूमेरिकल नेक्स्ट। तो ये देखो, अब हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो बेटा, वेट में डिक्रीमेंट पूछ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जितना जी की वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही वेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि वेट क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी का वेट होता है mg। तो देखो मास तो कभी बदल नहीं सकता ना किसी बॉडी का, चाहे आप h हाइट पे ले जाओ, चाहे आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऊपर ले जाओ, आपकी मास की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, मास कभी नहीं बदलता। अगर मान लो जी आपका आधा हो गया, तो मान लो किसी हाइट पे जाके या किसी डेप्थ पे जाके जी की वैल्यू आधी हो गई, तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, mg/2, है ना। और लेकिन mg जो है आपका ओरिजिनल वेट है, w डैश मैं पता कर रहा हूँ कि g/2 जहाँ पे जिस हाइट पे जाके या डेप्थ पे जाके g की वैल्यू g/2 बनी है, उस डेप्थ पे वेट आपका कितना फाइनल वेट, तो w डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उसको, तो वो हो जाएगा mg/2। mg/2 को मैं ऊपर वाले mg को लिख सकता हूँ ओरिजिनल वेट के बराबर, क्योंकि सरफेस में तो mg था ना मेरा, w/2। तो इसका मतलब है अगर g की वैल्यू g/2 होती है ना, तो आपका वेट भी w/2 हो जाएगा। अगर g की वैल्यू आधी हो रही है तो वेट भी आधा हो रहा है। तो जो वैल्यू, जो असर जी पे पड़ता है वही असर वेट पे भी पड़ता है। तो ये फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी जो पूछ रहा है वो और कुछ नहीं है, जी की वैल्यू निकालो, वही सेम चेंज वेट का आता है, ठीक है। चलो, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन, इसको ऐसे लो, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, है ना, व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर्मूला लगाओ तुरंत बेटा। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है जी डैश बराबर जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर बनता है, ये बना था कि नहीं पीछे हमारा फॉर्मूला, इक्वल्स टू जी, ठीक है। अब परसेंटेज डिक्रीज इन दी वेट पूछ रहा है ना, तो अभी फिर से बेटा हम जी की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो जी यहीं पे रखा है एज इट इज, और 1 माइनस डेप्थ की वैल्यू क्या है बेटा 16 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये लेनी है, देखो इसने क्वेश्चन वाले से बता रखा है 6400 किलोमीटर, ये लिए दोनों किलोमीटर्स में, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होती है। अब देखो 16 से इसको काटो, ये कटा बेटा 4 टाइम्स, तो जी 1 माइनस 1 अपॉन 4 और ये 100 बना, ठीक है। तो 1 माइनस 400, और जी डैश की जो वैल्यू बनी वो बनी, देखो इस एलसीएम का सॉल्व अगर करेंगे 400 माइनस 1, ये बनेगा 399 डिवाइड बाई 400, ठीक है ना, इनटू टाइम्स ये जी बना, ठीक है। ये तो आपकी जी डैश की वैल्यू है, लेकिन उसने पूछा परसेंटेज डिक्रीज इन दी वेट, तो परसेंटेज डिक्रीज इन दी वेट, परसेंटेज डिक्रीज इन दी वेट, लो मैं पूरा वेट ही ले लेता हूँ, लो ये लो, परसेंटेज ओरिजिनल वेट माइनस चेंज्ड वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100, ये होगा कि नहीं बेटा। और एक बात बताओ, ओरिजिनल वेट क्या हो जाएगा आपका mg, और जो चेंज्ड वेट है वो mg डैश के बराबर होगा, ओरिजिनल वेट फिर से mg क्योंकि डिवाइडेड बाय ओरिजिनल है इनटू 100, ये होगा कि नहीं। m से देखो m कॉमन लेके वैसे ही नीचे से कट रहा है, तो मैंने वही बोला था कि जो परसेंटेज चेंज g का आता है ना, वही सेम चीज़ वेट का आएगा, ठीक है। तो मैंने तो बल्कि वेट का ही लगाया, तो m से m कॉमन लेके कट गया, तो फाइनली ये बना आपका g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, रख दो। देखो जी डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, g माइनस 399 बाई 400 इंटू जी डिवाइड बाई ओरिजिनल जी इंटू 100, जी से जी कटा, ठीक है ना। अब देखो स्पेस कम है तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ। देखो ये बनेगा 400 माइनस 399 डिवाइड बाई 400, ठीक है। इस एलसीएम को अगर सॉल्व करेंगे जो कि बनेगा बेटा 1/400, ठीक है। तो 1/400 इंटू 100 बन रहा है फाइनली, तो 1/400 इंटू 100 बन रहा है, 2 0 से 2 0 गया, 1/4 होता है 0.25, ठीक है। 1/4 कितना होता है बेटा, इट बिकम्स 0.25, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास आंसर 0.25, और ये परसेंटेज चल रहा था, तो इतने परसेंटेज का डिक्रीमेंट आया जी की वैल्यू पे। ये बात हमें क्लियर होती है।